हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्यतिकरण चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना। फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सर थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। सर थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही हम फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना करेंगे। ओके, देखिए इसमें बेटा हमने 3 पर्दे लिए हैं। एक पहला पर्दा ये लगाया है, दूसरा पर्दा ये लगाया है और तीसरा पर्दा ये लगाया है। पहले पर्दे में एक संकीर्ण रेखा चित्र किया गया है एस, सामने वाले पर्दे में 2 रेखा चित्र किए गए हैं S1 और S2 और सामने तीसरा पर्दा लगा हुआ है। पहले वाले पर्दे पर जब हम एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट डालेंगे, तो आप जानते हैं हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार यहां से प्रकाश तरंगों के रूप में आएगा, पर्दे एस पर गिरेगा और यहां से अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर इससे सभी कणों के कंपन की कला समान हो, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? तरंगाग्र। तो एक समतल तरंगाग्र यहां से गिरेगा। एस एक संकीर्ण रेखा चित्र की भांति व्यवहार करेगा, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो S1 और S2 पर पहुंचेंगी। S1 S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, इनसे फिर तरंगे निकलेंगी। अब अगर S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d हो तथा S1 और S2 का लंबार्धक OC हो, तो S1 से लेकर O तक की दूरी और S2 से लेकर O तक की दूरी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। अतः जो द्वितीयक तरंगिका S1 से O पर जाएगी और जो द्वितीयक तरंगिका S2 से O पर जाएगी, वो समान पथ तय करेगी। अगर समान पथ तय करेगी तो पथांतर कितना हो जाएगा? 0 पथांतर किसकी शर्त होती है? समपोषी व्यतिकरण की। इसका मतलब बिंदु O पर कौन सा व्यतिकरण मिलेगा? समपोषी व्यतिकरण अगर यहां पर मिलेगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी चमकीला बिंदु यहां पर दिखाई पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं शून्य क्रम फ्रिंज, 0th ऑर्डर फ्रिंज यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? जो प्रकाश किरण S1 से P पर जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण S2 से P पर जाएगी, इनके बीच पथांतर निकालने के लिए S1 से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, S1A। अब अगर हम S2P में से S1P घटा दें तो S2A पथांतर निकल आएगा, यानी S2P माइनस S1P बराबर S2A। जब ये परपेंडिकुलर हमने यहां डाला तो इस कोण को कितना माना? थीटा। ये ओवर कंस्ट्रक्शन किया CP। अगर ये कोण थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये इसके साथ टोटल 90 हो जाएगा, तो ये थीटा बचेगा। बात समझ में आ गई? तो अब हमें S1 से P पर जाने वाली और S2 से P पर जाने वाली प्रकाश किरण के बीच पथांतर फाइंड करना है। तो अब बेटा इस पथांतर को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस पथांतर को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, त्रिभुज S1 S2 A में ये कोण थीटा और ये 90 है। त्रिभुज PCO में ये थीटा और ये 90 है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूपता की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो त्रिभुज S1 S2 A तथा त्रिभुज PCO समरूप त्रिभुज है, तो ये कोण थीटा का सामने वाली भुजा S2A और ये हाइपोटेनस S1 S2, तो S2A अपान S1 S2, इसमें ट्रायंगल के सामने वाली भुजा OP अपान ट्रायंगल CP हाइपोटेनस हो जाएगा। तो S2A अपान S1 S2 बराबर OP अपान CP हो जाएगा। अब जब मैंने आपको व्यतिकरण के लिए प्रकाश के व्यतिकरण की प्रतिपादित व्यतिकरण की शर्तें पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए प्रकाश के व्यतिकरण को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए। तो अगर S1 S2 के बीच की दूरी बहुत कम होगी स्मॉल d, तो जितना ये करीब आते जाएंगे उतना ही ये जो P बिंदु है ये O के नजदीक आता जाएगा। अगर S1 S2 अति समीप है तो बिंदु P बिल्कुल O के नजदीक आ जाएगा।
ऐसी दशा में C से लेकर O तक की दूरी और C से लेकर P तक की दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर S1 S2 अति समीप है तो CP अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगी। और तो S2 तो बेटा रहेगा ही, S1 S2 की जगह पर स्मॉल d बराबर OP का मान x है और CP का मान कैपिटल D है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी झिरी से जो S1 और S2 झिरी है जो रेखा चित्र है इनसे पर्दे की दूरी कैपिटल D है। तो S2a अपान स्मॉल d बराबर HD अपान कैपिटल D है, S2a बराबर XD अपान कैपिटल D। तो ये हमारा S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर फाइंड हो गया। अब हमको ये बताना है कि बिंदु P पर व्यतिकरण संपोषी मिलेगा या विनाशी मिलेगा। अगर व्यतिकरण संपोषी होगा, अगर व्यतिकरण संपोषी होगा तो इस पथांतर को हम संपोषी के बराबर कर देंगे और एक बार हम निकालेंगे यदि बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण मिलेगा तो इसको विनाशी के बराबर कर देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन भी फाइंड करेंगे। राइट? तो बेटा इसको डायग्राम बनाएंगे और इसको नोट करेंगे। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है जरा याद करिए। संपोषी व्यतिकरण का पथांतर मैंने आपको कितना बताया था लास्ट वीडियो में? मैंने संपोषी व्यतिकरण के लिए जनरल पथांतर निकाला था, ध्यान है? संपोषी व्यतिकरण के लिए जनरल पथांतर होता है XD अपान कैपिटल D का जो मान है वो m लैम्डा के बराबर है। संपोषी व्यतिकरण का जनरल पथांतर m लैम्डा होता है। ध्यान है, मैंने विशेष रूप में आपको पथांतर की कंडीशन पढ़ाई थी संपोषी और विनाशी के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है अभी आपने जो निकाला है XD अपान कैपिटल D, इसको बराबर किसके कर देंगे? m लैम्डा। तो इससे बेटा x का मान अगर निकालेंगे तो m कैपिटल D लैम्डा अपान। क्लियर? जहां m के मान 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अगर m बराबर यहां पर 0 रखोगे तो x का मान 0 आ जाएगा। x का मान 0 आने का मतलब हम बिंदु O पर आ जाएंगे, यानी वही शून्य क्रम फ्रिंज हमको प्राप्त हो जाएगी, 0th ऑर्डर फ्रिंज यहां पर हमको मिल जाएगी। अगर हम m का मान 1 रखेंगे तो x बराबर कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d, यानी जो शून्य क्रम फ्रिंज है इसको हम केंद्रीय फ्रिंज भी कहते हैं, सेंट्रल फ्रिंज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी हो जाएगी कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। अगर आप यहां पर m का मान 1 रखते हैं तो, अगर m का मान 2 रखेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकल आएगी। अगर m बराबर 3 रखते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकल आएगी। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम m बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंजों की दूरियां फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? अब अगर इसके बाद हम विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन निकालें, किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो क्या लिखेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए अब जब विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जो पथांतर हमने निकाला है XD अपान कैपिटल D, ये विनाशी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है?
याद करिए जरा, विनाशी वृत्तगण का पथांतर क्या है? विनाशी वृत्तगण का पथांतर होता है m-1/2 आउट ऑफ ब्रैकेट लेंथ। इससे अगर हम मान निकालेंगे तो xd बराबर m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा, या x बराबर m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल। ये हमारा पथांतर, ये x का मान आ जाएगा किसके लिए? विनाशी के। अब यहां पर m के मान कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू 100। अगर m का मान यहां पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा, 2 में से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, यानी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2। m का मान 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अर्थात इस सूत्र में हम m के मान 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंजों की दूरियां फाइंड करते जाएंगे, अदीप्त फ्रिंजों की दूरियां निकालते। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसी प्रकार से? तो इस प्रकार से इससे हम विनाशी वृत्तगण की कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बेटा आप लोगों ने नोट किया। तो विनाशी वृत्तगण की कंडीशन क्या है, सबको समझ में आ गया? तो ये हम लोग विनाशी वृत्तगण की कंडीशन फाइंड करेंगे। तो पथांतर कैसे निकालेंगे, समकोशी की कंडीशन कैसे निकालेंगे, विनाशी की कंडीशन कैसे निकालेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसके बाद हम फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक देखो जरा ध्यान, ये मान लीजिए केंद्रीय फ्रिंज आपको यहां पर मिली। केंद्रीय फ्रिंज हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। ब्राइट के बाद फिर क्या मिलेगी? डार्क। यंग का प्रयोग ध्यान है। फिर डार्क के बाद क्या मिलेगी? ब्राइट। फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो जो शून्य क्रम फ्रिंज है, जो जीरो धारक फ्रिंज है, अगर इस शून्य क्रम फ्रिंज से हम मान लें जो एमवी फ्रिंज है वो दीप्त है, जो एमवी फ्रिंज है वो क्या है? दीप्त है। तो जो अगली दीप्त फ्रिंज मिलेगी वो एक छोड़कर मिलेगी, क्योंकि दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज हो जाती है। तो यदि हम ये मान लें कि माना केंद्रीय फ्रिंज से एमवी तथा m+1वी दीप्त फ्रिंजों की दूरियां क्रमशः xm तथा xm+1 है। तो xm बराबर कितना हो जाएगा? xm बराबर हो जाएगा m कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, और xm+1 बराबर कितना हो जाएगा? तो m की जगह पर +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m+1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन। अब देखो, अगर m+1वीं फ्रिंज की दूरी से एमवी फ्रिंज की दूरी घटा दें तो जो बीच में दो दीप्त के बीच में जो अदीप्त नहीं थी उसकी चौड़ाई निकालेंगे। अतः फ्रिंज चौड़ाई
W बराबर xm प्लस 1 माइनस xm। तो W बराबर xm प्लस 1 का मान कितना है? m प्लस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी माइनस m कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी कॉमन मिल जाएगा, m प्लस 1 माइनस m हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो फ्रिंज चौड़ाई W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। इसको मैं यहां ऊपर भी लिख दे रहा हूं, यहां भी ध्यान दे दीजिए, W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो इस प्रकार से ये दो दीर्घ फ्रिंजों के बीच की दूरी निकल रही है। चूंकि दो दीर्घ फ्रिंजों के बीच एक अदीर्घ फ्रिंज होती है, इसलिए ये अदीर्घ फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अदीर्घ फ्रिंज की चौड़ाई। क्लियर? तो ये बेटा हमारा W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकला। परिचय क्या है? कैपिटल डी क्या है? S1 S2 से पर्दे की दूरी, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और स्मॉल डी S1 और S2 के बीच की दूरी। अब देखो, अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान पता हो, S1 S2 से पर्दे की दूरी पता हो, S1 S2 के बीच की दूरी पता हो, तो लैम्डा का मान निकल आएगा, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य फाइंड हो जाएगी। और अगर हमें कैपिटल डी और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और स्मॉल डी के मान पता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई W फाइंड हो जाएगी। यानी इस फार्मूले की हेल्प से हम फ्रिंज की चौड़ाई भी फाइंड कर सकते हैं और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको बेटा फटाफट सभी बच्चे नोट करें। नोट हो गया सभी बच्चों का? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स फ्रिंज चौड़ाई नापकर हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे करेंगे, ये सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको बेटा ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल बना लीजिए। 100% में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। या तो ये क्वेश्चन आता है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इस पर बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। ठीक है? यानी ये दोनों ही तरीके से न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी पर बेस्ड इस चैप्टर के 80% सवाल है। 80% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी फार्मूले की हेल्प से इस चैप्टर में सॉल्व होते हैं। राइट? तो उम्मीद है बेटा सभी बच्चों को आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे आप अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करके पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में इसको नोट करें। राइट? आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू।